बलात्कार के आरोपों से घिरे आसाराम को अब उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तो उनके साम्राज्य का अब वारिस कौन होगा? कौन है उनका वारिस जो संभाल रहा है उनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति और उनका साम्राज्य, वो भी एक महिला। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आसाराम बापू, जिसने अपने धर्म और प्रवचन के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, और अब उनके जेल जाने के बाद, जो कि 2013 में वो गए हुए थे, 2013 के बाद से उनका साम्राज्य और उनकी संपत्ति का वारिस कौन है, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। सूरत की महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तभी से वह जोधपुर के जेल में बंद है। उसका बेटा नारायण साईं भी रेप केस में आजीवन कारावास की सज़ा ही काट रहा है। जब एक समय था जब आसाराम के आश्रम में 24 घंटे भीड़ लगा रहती थी, लोग दूर दूर से आश्रम पहुंचते थे, उनके दर्शन के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे, नेता से अभिनेता तक उसके दरबार में माथा टेका करते थे। 4 दशक के भीतर ही उसने 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आसाराम और नारायण साईं के जेल में जाने के बाद सवाल उठा कि इस साम्राज्य का वारिस आखिरकार कौन होगा। आसाराम के 400 से ज़्यादा आश्रमों का प्रबंधन कौन करेगा? क्या अभी भी आसाराम से भक्त जुड़े रहेंगे? इन सब सवालों का जवाब बनकर उभरी है आसाराम की बेटी भारती देवी, जिसे भारती श्री या श्री जी के नाम से भी पहचाना जाता है। कई साल पहले संत श्री आसाराम ट्रस्ट बना हुआ था। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, लेकिन आसाराम ने देश विदेशों में जितने भी आश्रम, स्कूल या बाकी संस्थान बनाए हैं, उनकी देखरेख इसी ट्रस्ट के जरिए भारती देवी फिलहाल कर रही हैं। भारती पिछले 19 सालों से आश्रमों और ट्रस्ट को मैनेज कर रही हैं, लेकिन हमेशा लाइमलाइट से बचती रहीं। आसाराम के फॉलोअर्स के बीच उनकी अच्छी इमेज भी है। साल 2004 ये वक्त था जब आध्यात्म की दुनिया में आसाराम का नाम शिखर पर था। उनका बेटे नारायण साईं भी देश भर में होने वाले आध्यात्मिक आंदोलनों के केंद्र में हुआ करते थे। इसी साल आसाराम के आध्यात्मिक मंच पर भारती देवी की एंट्री होती है। धीरे धीरे वे आसाराम के सत्संग में आने लगी। आसाराम के फॉलोअर्स के बीच उनका प्रभाव बढ़ने लगा। भारती देवी का सबसे बड़ा हुनर है कि वे किसी भी बात को आसानी से लोगों के दिमाग में बिठा देती हैं। फिर भी भारती देवी की चर्चा बाहर की दुनिया में कम ही हुआ करती थी, क्योंकि लोगों का ध्यान आसाराम और नारायण साईं पर ज़्यादा हुआ करता था। साल 2013 में गिरफ्तारी के बाद अचानक से भारती देवी चर्चा का केंद्र बन गई। 2013 में आसाराम और नारायण साईं की मुश्किल भरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। यौन शोषण के एक आम मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पहली बार उनकी बेटी भारती देवी का नाम सुर्खियों में आया। भारती देवी और उनकी मां लक्ष्मी देवी को भी दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार हालांकि किया गया था। सूरत की युवती से रेप मामले में आसाराम के बाद भारती देवी दूसरी आरोपी थी, जबकि आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन तीसरे आरोपी के तौर पर वहां पर उनका नाम दर्ज था। हालांकि कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को दिए फैसले में भारती और लक्ष्मीबेन को निर्दोष करार दिया है। आसाराम और नारायण साईं को जेल हुई तो 2013 में ही भारती देवी ने आसाराम की गद्दी को संभाल लिया था। भारती देवी ने अपने पिता की तरह ही प्रवचनों का सहारा लिया और कैसे उनकी साम्राज्य को संभाला, चलिए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आसाराम के प्रवचनों के दौरान भारती देवी भजन गाया करती थी। इसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। पिता की तरह ही अपनी स्पीच से लोगों को भाव विभोर कर देने वाली शैली भारती देवी की खासियत है। इसी के चलते उनके आसपास भी लोगों की भीड़ जमा हुआ करती है। भारती देवी को महंगी कारों का शौक है, लेकिन आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों और आसाराम और नारायण साईं के जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली में भारी बदलाव कर लिया है। अब उन्होंने लोगों के बीच सीधा संपर्क कम कर दिया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारती देवी अहमदाबाद के आश्रम में ही रहती हैं। यहाँ होने वाली आरती में नियमित रूप से शामिल हुआ करती हैं। उनके प्रवचन भी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जनता तक पहुँचाए जाते हैं, ताकि आसाराम के बनाए साम्राज्य की नींव को कमज़ोर होने से रोका जा सके। दिसंबर 1975 में जन्मी भारती ने 12 साल की उम्र में ही दीक्षा ली थी। अनाधिकारिक जानकारी यह भी है कि उन्होंने एक कॉम तक पढ़ाई की है। आधिकारिक वेबसाइट पर खुद भारती देवी की कवित्री, वैज्ञानिक और संगीतकार होने की जानकारी दी गई है। भारती की शादी 1997 में एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका तलाक हो गया। इसके बाद से वे आश्रम की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। भारती आसाराम की तरह सत्संग और प्रवचनों के लिए अलग अलग शहरों में लगातार नहीं जाती हैं। वे ऑनलाइन ही ट्रस्ट की तमाम गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाए रहती हैं। इसी तरह होती है आसाराम की करोड़ों की कमाई।
आसाराम अहमदाबाद में पहला आश्रम बनाने के बाद करीब 20 से 30 सालों में ही अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब देश विदेश में आसाराम के 400 से अधिक आश्रम बन चुके हैं। इनमें 40 से 50 तो गुरुकुल हैं। इसके अलावा 17,000 से ज़्यादा बाल समाधि केंद्र, 1500 से ज़्यादा सेवा समितियां भी मौजूद हैं। आसाराम एक आध्यात्मिक गुरु के साथ ही व्यवसायी भी बन गए। उनके आश्रमों में विभिन्न उत्पादों की बिक्री भी होने लगी। याददाश्त बनाने की स्मृति चूर्ण, जोड़ों के लिए, दर्द के लिए संधि चूर्ण, कैंसर के लिए गोली, शरबत, च्यवनप्राश, आंखों की दवा। इतना ही नहीं, कई आश्रमों में तो आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बिकने थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अहमदाबाद की एक कंपनी को आश्रम के उत्पादों की पैकेजिंग के लिए सालाना 350 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। आसाराम के नाम से ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु नाम की 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुआ करती थी। इन दोनों पत्रिकाओं की सालाना 2.5 लाख प्रतियां बिकती थी, जिसमें से करीब 10 करोड़ रुपए की आमदनी उससे हुआ करती थी। आमदनी आसाराम के 2-3 दिनों तक चलने वाले सत्संगों में अनुयायी को दान किए करते थे। खासकर गुरु पूर्णिमा का विशेष कार्यक्रम होते ही इस पर आसाराम के आश्रम में करोड़ों रुपए का चंदा पहुंच जाता था। 26 अक्टूबर 2013 पुलिस ने रेप के मामले में फरार आसाराम के बेटे नारायण साई की तलाशी के लिए अहमदाबाद के सीजी रोड स्थित एक अपार्टमेंट में छापा मारा। रेड से पहले ही नारायण साई यहां से भाग निकला, लेकिन अपार्टमेंट में दस्तावेजों में भरे 42 बक्से पुलिस के हाथ लग गए। इन दस्तावेजों की जांच से खुलासा हुआ कि आसाराम ने 500 से ज़्यादा लोगों को 1,635 करोड़ रुपए ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया हुआ है। इतना ही नहीं, 2 अमेरिकी कंपनियों सोहम इंक और कोस्टास इंक में 156 करोड़ रुपए का निवेश भी किया था। अपार्टमेंट में कैश 8 करोड़ रुपए की भी जब्त किए गए थे। बाद में नारायण साई के साथियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये रुपए पुलिस को रिश्वत के तौर पर जमा किए जाने थे। आसाराम का साम्राज्य 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का माना जाता है। सूरत के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश अवस्था और उनकी टीम ने जब आसाराम के अलग अलग दस्तावेजों की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। राकेश अस्थाना ने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर बताया था कि आसाराम और नारायण साई की कंपनियों में भारी निवेश कर करोड़ों की टैक्स चोरी भी की हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में देश भर के कई व्यापारी, उद्योगपतियों और रिटेल एसेट्स डीलरों के नाम भी उसमें सामने आए थे, जिसमें ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए आसाराम के साथ लेन देन भी हुआ करता था। जांच में आसाराम का साम्राज्य का आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बताया गया है। आखिरकार आसाराम एक साधारण व्यक्ति होने के बाद करोड़ों के मालिक कैसे बने? इसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 1964 से। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्षों पहले एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की गई थी। इसमें जानकारी दी गई कि आसूमल के रूप में पहचाने जाने वाले आसाराम के परिवार ने गुजरात के भरूच में एक धार्मिक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान के दौरान मां और पत्नी ने उनसे आध्यात्म का मार्ग छोड़कर गृहस्थ जीवन शुरू करने की बात कही। आशुमल अपनी मां और पत्नी की बात मान जाते हैं और गृहस्थ जीवन शुरू करने परिवार के साथ अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वे चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। यहाँ से वे मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन से आशुमल मुंबई के पास वाजेश्वरी पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात लीला शाह जी से होती है। लीला शाह जी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उनका नाम आशुमल की जगह आसाराम कर दिया। वाजेश्वरी में कुछ साल गुजारने के बाद आसाराम वापस अहमदाबाद पहुंचे। वे साबरमती के तट पर बहुत ही कम आबादी वाले क्षेत्र मोक्ष कुटीर की स्थापना करते हैं। यहाँ वे पूजा अर्चना, भजन कीर्तन के साथ साथ लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान का रास्ता दिखलाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया आसाराम की कीर्ति फैलती चली गई। वे लोगों के पूजनीय होते चले गए। इस तरह मोक्ष कुटीर, जो कभी एक झोपड़ी हुआ करती थी, अब वह भव्य आश्रम का रूप ले चुकी थी। त्यौहार हो या छुट्टी, आसाराम में भक्तों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। आसाराम भी धीरे धीरे देश सहित विदेशों तक धर्म के नाम पर अपने अभियान शुरू कर चुके थे। इससे करोड़ों रुपए की आमदनी होने लगी। इस तरह करीब 4 दशक में आसाराम की संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती चली गई। लेकिन ये संपत्ति तब धरी की धरी रह गई जब उन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद 2013 से आसाराम जेल में बंद है और उनकी संपत्ति का उनसे अब कोई भी जुड़ाव नहीं है। चाहे जितनी भी संपत्ति या जितनी भी लालच या फिर दुष्कर्म आप करेंगे, भगवान या ऊपर वाले का नाम लेने के बाद भी अगर आप गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा आपको इसी धरती पर और हमारे संविधान के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है। आसाराम उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब उनकी जो संपत्ति है उसका निर्वहन और उसको चलाने की जिम्मेदारी उनकी बेटी भारती देवी पर आ गई है।
है, किस प्रकार से वो इस संपत्ति को यूज़ करेंगी, किस प्रकार से भारती देवी आसाराम के नाम को बनाए रखने में सक्षम होती हैं, या फिर आसाराम का नाम जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डूब चुका है और भी ज़्यादा डूबने वाला है क्या, ये सब देखने के लिए देखते रहें नज़र जुड़े। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।